तो भारतीय ज्ञान शाला के इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी तक तो हमने एनसीईआरटी की 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं क्लास 8 की साइंस के। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, दूध को दही में चेंज करने वाला जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये इसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ये कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जैविक नाइट्रोजन स्थिरांक का नाम बताइए। तो जो स्त्री कारक का नाम इसने पूछा है वो है राइजोबियम जीवाणु एवं नीलादित शैवाल। इन दोनों का काम क्या होता है कि ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन सर्कल चलता है वो नाइट्रोजन को स्थिर रखता है, यानी कि ना वो घटता है ना वो बढ़ता है, वो उनका एक साइकिल चलता रहता है। वो जितना यूज होता है उतना ही वो वापस से वायुमंडल में मिल जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं? ये जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे अरहर हुआ, मूंग हुआ, ठीक है, इस टाइप की जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। मलेरिया रोग का वाहक का नाम बताइए। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। डेंगू के वायरस का वाहक क्या है? तो डेंगू के वायरस का वाहक है मादा एडिस मच्छर। टाइफाइड रोग के संचरण का तरीका लिखिए। टाइफाइड रोग का संचरण का मतलब है कि वो कैसे फैलता है? तो वो फैलता है जल द्वारा। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो वो है 78%। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना सिंपल लगता है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या है? तो ये होती है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी इसलिए क्योंकि ये कहीं भी जाके बैठती है गंदे चीज़ों पर, उसके बाद आपके खाने पीने की चीज़ों पर आकर ये उसको नुकसान पहुंचाती है। ब्रेड या इडली के फूलने का क्या कारण है? ये है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। जब भी हम ब्रेड या इडली के डो में ये सब ईस्ट मिलाते हैं, ठीक है, खमीर उठाने के लिए, तो आटा क्या होता है? वो फूल जाता है। और वो इसलिए फूलता है क्योंकि जो हमारी ईस्ट कोशिकाएं हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करती हैं और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल किस जीव से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मछली से। लगी आपको आज की क्लास ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी आते होंगे उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए, और एग्ज़ाम में हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इधर उधर बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वैसे आता कुछ नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो। किसी ना किसी चैप्टर से कहीं से ना कहीं से सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ज़्यादातर अपना जो दिमाग लगाना है वो एनसीईआरटी पे लगाना है। इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से लास्ट टाइम पे हम लोग इतना हौज पौज हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि हमको पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, रिवाइज क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बार बार रिवाइज करते रहें। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जो समझाना चाहते थे वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आए हैं तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।